नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में फिलहाल तनाव बरकरार है, जंग थमी जरूर दिखती है, लेकिन राख के नीचे शोले धधक रहे हैं जो कभी भी बन सकते हैं ज्वाला। जी हां, बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन उनकी कामयाबी पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं और वो दूसरों की शर्तों पर समझौतों के लिए तैयार ही नहीं। आज आक्रमण में जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रही हैं, कौन सी है वो 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 3 तस्वीरें ईरान के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC बेहद अहम है। IRGC की ताकत का अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि कई मामलों में उसकी ताकत ईरान की सेना से ज्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है और ईरान में अंतिम फैसला करने का हक सुप्रीम लीडर का ही होता है। हालांकि फिलहाल ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि IRGC ने सुप्रीम लीडर की पावर्स को हाईजैक कर लिया, यानी अब मुश्तबा केवल नाम मात्र के सत्ताधीश रह गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर ऐसा है तो इसमें क्या नुकसान है, बताएंगे आपको। दूसरी तस्वीर आपके सामने, ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका के लिए हर गुजरता दिन बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका ना तो एक भी कदम आगे बढ़ पा रहा है और ना ही अपनी जीत का ऐलान वो कर पा रहा है। हालांकि इस बीच अमेरिका की ओर से बहुत बड़ा फैसला किया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशंस की रीड रहा। USS जेराल्ड आर फोर्ड अब घर वापसी कर रहा है। आखिरी युद्ध के बीच में अमेरिका ने इतना बड़ा फैसला लिया तो लिया क्यों? क्या इससे जवानों के मनोबल पर असर पड़ेगा? इससे युद्ध में अमेरिका स्थिति कैसी रह जाएगी? इस बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा कवच के अंदर सुरक्षित रहा ताइवान फिलहाल टेंशन में है। उसकी टेंशन की सबसे बड़ी वजह है ड्रैगन, जी हाँ, चीन, जिसकी सेना आए दिन ताइवान के बॉर्डर में घुसपैठ करती रहती है। चीन खुद ताइवान को अपने बॉर्डर के अंदर लाने को बेताब है, क्योंकि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ जंग में उलझा है। अब ऐसे में चीन ने ताइवान की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया, जिससे ताइवान सरकार का तनाव बढ़ गया। आज हम आपको बताएंगे आखिर चीन ताइवान पर कब्जे की मंशा क्यों पाले बैठा है। तो आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। बताते हैं आपको इन तमाम खबरों के साथ में कैसे दुनिया युद्ध के मुहाने पर है और तनावपूर्ण माहौल है। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। आक्रमण की बड़ी खबर आपके सामने, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो मुश्तबा कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है, अमेरिका ख्वाब देखना छोड़ दे। ईरानी सेना अमेरिका से बहादुरी से लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई जारी रहेगी। मुश्तबा खामनेई, जो ईरान के फिलहाल सुप्रीम लीडर के तौर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और उन्होंने सीधा क्लियर कट मैसेज दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही को ईरान खत्म कर रहेगा। US के बगैर मिडिल ईस्ट का भविष्य बेहतर होगा, ये क्लियर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, और कहने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। वो कह रहे हैं ईरानी सेना अमेरिका से बहादुरी से लड़ रही है और ये लड़ाई यूं ही आगे भी जारी रहने वाली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर हॉर्मुज से जुड़ी हुई, गालिबाफ ने दिया है बड़ा बयान। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग हॉर्मुज को लेकर अब गालिबाफ का बड़ा बयान। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बहुत जरूरी है, ईरानी कंट्रोल से हमारे पड़ोसियों को फायदा होगा। यानी आप ये समझिए, ये ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ। गालिबाफ की तरफ से ये एक तरह से मिडिल ईस्ट के ईरान के जो तमाम अलग अलग देश हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज पर अगर होगा तभी पड़ोसियों को फायदा होगा। वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का हस्तक्षेप बहुत गलत है, अमेरिकी हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, ये किसी के फायदे का नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका के हाथों में एक तरह से अगर इसकी कमान चली गई तो उसका खामियाजा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा, और ईरानी कंट्रोल में अगर हॉर्मुज रहता है तो उसका फायदा पड़ोसियों को भी मिलने वाला है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। उन्होंने ईरान पर जीत को जितना आसान समझा, उनका वो अनुमान न केवल गलत साबित हो गया बल्कि अब तो आत्मघाती ही वो नजर आता है। क्यों? क्योंकि ईरान ने किया है ऐसा पलटवार कि अब तो अरब का रेगिस्तान अमेरिका के सुपर पावर के तमगे के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है और इजराइल को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिर ईरान की सरकार का, सेना का वो कौन सा पहलू रहा जिसका अंदाजा लगाने में अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां चूक गई?
में सत्ता और सेना का गठबंधन ही अलग है। कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल इस गठबंधन को समझने में चूक गए। ईरान में सेना जहां सरकार के अधीन काम करती है, तो वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए काम करती है। उसका मकसद है ईरान में इस्लामिक शासन की हिफाजत करना। बताया जा रहा है कि ईरान में फिलहाल सभी अहम फैसले IRGC के प्रमुख ही ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो सिर्फ उनके बारे में जानकारी रखते हैं, यानी उनके पास केवल मामले की जानकारी भेजी जाती है। या यूँ कहें कि IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर्स को भी हाईजैक कर लिया है तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान में सत्ता और सेना के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर ही बदल गई। पश्चिम मीडिया के अनुसार फिलहाल मुश्तबा खामनेई सिर्फ मोहर लगाने वाले प्रमुख बनकर रह गए। ईरान को लेकर सभी फैसले IRGC के कुछ कमांडर्स ले रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को जंग की शुरुआत में ही आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिनके बाद मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, केवल उनके मैसेजेस ही आए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामनेई घायल हैं, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे और फिलहाल उनका इलाज भी किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभाल रही है और उनकी लोकेशन के बारे में भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनसे बिना IRGC कमांडर की इजाजत के मिल नहीं पाते। ईरान में सुप्रीम लीडर ही चीफ कमांडर भी होते हैं, उन्हें ही सभी बड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। आखिर फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। मुश्तबा से पहले आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो वरिष्ठ कमांडर्स के साथ में सलाह मशवरा करके फैसला लिया करते थे। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि ईरान में ये पूरा सीन अब बदल चुका है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सक्षम नहीं है और जंग की वजह से IRGC ने उनकी पावर्स को हाईजैक कर लिया है। मीडिया में IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की भी खबरें आईं, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता भी IRGC की वजह से नहीं हो पा रहा। अमेरिका भी समझौतों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को ही मानता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के जिन प्रमुख नेताओं की लिस्ट तैयार की, उनमें IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये सभी लोग अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। लेकिन आखिर वो IRGC कौन है जिसकी ताकत अब अमेरिका भी मान रहा है और जो फिलहाल ईरान को कंट्रोल कर रही है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये IRGC है किस बला का नाम। ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना IRGC मानी जाती है। सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही एक तरह से उसकी होती है। आयतुल्ला अली खामनेई के आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई और ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। IRGC की यूनिट्स कुड्स फोर्स देखती है और विदेशों में कामकाज इनका प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार और ट्रेनिंग देती है। और आप ये मान के चलिए कि खासतौर से कुछ फोर्स जो है वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि IRGC ईरान की पूरी कमान संभाल रही है। फिलहाल मुश्तबा खामनेई ईरान की सुप्रीम लीडर है, यानी IRGC उनके प्रति जवाबदेह है। हालांकि खबर यह है कि IRGC खुद ही फैसले ले रही है और मुश्तबा खामनेई तो केवल उन फैसलों की जानकारी पाते हैं और उस पर मुहर लगाते हैं। डिसीजंस लेती है IRGC। आपको बताते हैं कि आखिर मुश्तबा खामनेई कौन है, उनके पास में क्या पावर्स हैं, किस तरह की उनकी भूमिका है। मुश्तबा खामनेई साल 1969 को मशहद शहर में जन्मे। आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं। दूसरे ये बड़े बेटे हैं। अलवी हाई स्कूल में मुश्तबा खामनेई की पढ़ाई पूरी हुई। कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से बाकायदा उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश। इराक से जो युद्ध हुआ, इस दौरान हबीब बटालियन में मुश्तबा खामनेई भी तैनात थे। अपनी भूमिका उनकी तरफ से भी निभाई गई। बताया जाता है कि खामनेई के दफ्तर में भी प्रतिभाशाली शख्स की भूमिका मुश्तबा खामनेई की रही है। वहीं मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में भी अच्छे संबंध रहे हैं।
वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। उनकी इसी तमाम काबिलियतों को देखते हुए मुश्तबा पर तमाम मनमाने तरीकों से फैसले लेने के आरोप लगातार लगते रहे। मुश्तबा की संपत्ति आखिर कितनी है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सार्वजनिक घोषणा अभी तक उनकी संपत्ति की ही नहीं गई। लेकिन एक और खास बात ये कि मुश्तबा खामनेई की IRGC के तमाम जो टॉप अधिकारी हैं उनके साथ में भले ही अच्छे संबंध हों, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने उन टॉप अधिकारियों की जो लीडरशिप थी उसे खत्म कर दिया। अब जो नई खेप है वो दरअसल IRGC पूरे अपने आप में कंट्रोल करती है और मुश्तबा खामनेई भी सिर्फ खामोश उनके निर्णयों को देखते हैं और मुहर लगा रखे हैं। असली कमान है IRGC के हाथों में। चलिए बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, समय के आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। एक तरफ तनाव तो दूसरी तरफ अब पुराने दुश्मन साथी बनते हुए नजर आते हैं। जी हां, तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन के साथ में उनकी बातचीत हुई है। तनाव के बीच में ट्रंप और पुतिन के बीच पर फोन की बातचीत दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की खबर है। बताया जा रहा है कि कैसे युद्ध विराम हो मिडिल ईस्ट में, उस युद्ध विराम को लेकर चर्चा की है ट्रंप और पुतिन ने। सीज फायर बढ़ाने के फैसले का पुतिन ने समर्थन किया है, ये बात भी इस दौरान सामने आ रही है। लेकिन क्या रणनीति तैयार की गई, क्योंकि बातचीत माना जा रहा है 5 या 10 मिनट की नहीं थी, बल्कि 1.5 घंटे की बातचीत थी। और 1.5 घंटे की बातचीत यूं ही तो नहीं होती। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, ट्रंप और पुतिन के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई, अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से तनाव है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, ये 1.5 घंटे की बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों की, जो बार बार बड़ी तैयारियों का जिक्र किया जाता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब पश्चिम एशिया छोड़ने जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पश्चिम एशिया अब छोड़ने जा रहा है। मिडिल ईस्ट का ये हिस्सा अमेरिका का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 300 दिनों की एक्टिव ड्यूटी के बाद में आखिरकार USS जेराल्ड आर फोर्ड अब अपने होम पोर्ट वर्जीनिया लौटने जा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि विमान वाहक पोत आने वाले दिनों में यहां से रवाना होगा और मई के मध्य तक अमेरिका पहुंच जाएगा। ये वही जहाज है जिसने ईरान के खिलाफ युद्ध और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी जैसे बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। और इस तैनाती की सबसे खास बात इसकी लंबी अवधि रही। ये करीब 300 दिन से ज्यादा समुद्र में रहा, जो वियतनाम युद्ध के बाद में किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे लंबी तैनाती मानी जाती है। अपनी इस लंबी तैनाती के कारण जहाज विवादों में भी रहा। कई बार इस पर सैनिकों को कम खाना मिलने, आग लगने और सैनिकों के परेशान होने की भी खबरें लगातार जताई जाती रही हैं। अब USS जेराल्ड आर फोर्ड वो क्या है? USS जेराल्ड आर फोर्ड अब एक तरह से भाग रहा है और उसके साथ में भाग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से जंग छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप क्या भाग रहे हैं? जंग के बीच में जेराल्ड आर फोर्ड को अब वापस बुलाया जा रहा है। 300 दिनों की तैनाती थी, उसके बाद में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब वापस लौट रहा है, जिसका नाम है USS जेराल्ड आर फोर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है जेराल्ड आर फोर्ड। ईरान युद्ध और वेनेजुएला का जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें बड़ी भूमिका, बड़ी हिस्सेदारी जेराल्ड आर फोर्ड की रही। अब तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक संसदीय सुनवाई के दौरान कई सांसदों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से इस लंबी तैनाती को लेकर सवाल पूछ लिए। इस पर हेग्सेथ ने कहा कि काफी विचार विमर्श किया और उसके बाद में ये फैसला लिया गया है कि जेराल्ड आर फोर्ड अब वापस बुलाया जाए। इसमें नौसेना के अधिकारियों से भी बाकायदा सलाह ली गई थी। अब समझिए, दरअसल मिडिल ईस्ट में 300 दिनों से ऑपरेशन में तैनाती एक तरह से जेराल्ड आर फोर्ड की रही है। USS जेराल्ड आर फोर्ड पिछले 10 महीनों से लगातार तैनाती पर रहा है। विमान वाहक पोत पर करीब 4,500 नौसैनिक तैनात रहते हैं। वहीं वेनेजुएला और ईरान ऑपरेशन में भी इसकी बड़ी भूमिका रही। लंबे समय तक समंदर में रहने से इसके क्रू पर भी बड़ा दबाव पड़ गया। लंबी तैनाती का असर ये रहा कि जहाज और सैनिकों पर भी इसका सीधा सीधा इंपैक्ट नजर आया। जो लंबे समय की तैनाती थी उससे जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ। मेंटेनेंस के लिए अमेरिका ने जेराल्ड आर फोर्ड को वापस भी बुला लिया है। USS जेराल्ड आर फोर्ड कोई साधारण जहाज नहीं है।
ये चलता फिरता एयरबेस है और इसका ऑपरेशन समझना मतलब एक समंदर में तैरती एयरफोर्स को समझने जैसा है। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूं कि जेराल्ड आर फोर्ड आखिर किस बला का नाम है, किस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम देता है। जेराल्ड आर फोर्ड पर लड़ाकू विमान जैसे FA-18 तैनात रहते हैं। जहाज जहां जाता है वहां से हवाई हमले किए जाते हैं। जहाज से निगरानी और रक्षा ऑपरेशंस भी संचालित होते हैं। जेराल्ड फोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपोल्ट सिस्टम लगा हुआ है और इससे विमान बेहद तेजी से डेक से उड़ान भरते हैं। कम समय में ज्यादा मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं, तो विमान जब वापस आते हैं तो डेक पर लगे तार उन्हें एक तरह से रोक देते हैं। ये बेहद सटीक है, ये बेहद जोखिम भरी प्रक्रिया भी एक तरह से होती है। जेराल्ड आर फोर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और इसे बार बार फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। ये सालों तक लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। जेराल्ड आर फोर्ड अकेला ऑपरेट नहीं करता। डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, सबमरीन्स इसमें बाकायदा तैनात होते हैं और इस पूरे समूह को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। ये सिस्टम मिलकर हमला या रक्षा एक तरह से दोनों कर सकते हैं। जहाज पर हाईटेक रडार और कमांड सिस्टम भी लगे होते हैं। कमांड सेंटर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है और यहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। जेराल्ड आर फोर्ड आखिर कहां जाता है? वहां अमेरिका अपनी एयर पावर साथ लेकर पहुंच जाता है, ये भी दावा किया जाता है। जहां जहां जेराल्ड आर फोर्ड वहां पर अमेरिका की अपनी बड़ी सैन्य ताकत। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी खबर जापानी पीएम से जुड़ी हुई। बड़ी खबर ये, पूरे तनाव के बीच अब जापानी पीएम तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। जी हां, जापानी पीएम तकाइची की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की खबर है और बताया जा रहा है कि शांति वार्ता के लिए बातचीत जल्दी शुरू हो, ये जापान की तरफ से कहा गया। बातचीत होगी तभी बात अंतिम समझौते तक पहुंचेगी। आप ये मान के चलिए कि अब ईरान भी अन्य देशों से लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। अमेरिका एक तरफ रशिया से बात कर रहा है तो यहाँ पर ईरान जापान से बात कर रहा है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान के समर्थन में कई तीर्थयात्री नजर आए। तो इराक के नजफ में दरअसल ईरान का बड़ा समर्थन नजर आया। बताया जा रहा है कि ईरानी झंडे लहराते हुए कई तीर्थयात्री देखे गए हैं। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए जरा। दरअसल अमेरिका के जो हमले हुए, इजराइल के जो हमले हुए, अब उन हमलों के बाद में ईरान के लिए सिंपैथी, ईरान का समर्थन दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला। और इसी तरह से इराक के नजफ के इलाके की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लोगों के हाथों में है ईरानी झंडे और उनकी जुबान पर है ईरान के लिए नारे और आंखों में जज्बा भी नजर आता है। चाहे बात छोटे बच्चे हों, पुरुष हो या महिलाएं, बढ़ चढ़ कर वो आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि तीर्थ पर गया हुआ ये एक तरह से जत्था है जो ईरान के समर्थन में यहाँ पर नारे लगाते हुए जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर जारी है, लेकिन सुबह की मेज पर सन्नाटा पसरा है। ईरान ने अमेरिका को अपनी शर्तों का पुलिंदा भिजवाया, लेकिन शर्तें थीं जिन्हें मानना अमेरिका के लिए अपनी सुपर पावर वाली साख गंवाने जैसा है। ईरान का साफ कहना है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना नेवल ब्लॉकेड हटाओ और उसके बाद में बात करेंगे। वहीं अमेरिका का दावा है कि पहले समझौता हो फिर नेवल ब्लॉकेड हटाया जाएगा। तो क्या अमेरिका की जिद और ईरान की अकड़ के बीच में ये बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? सीजफायर के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
अब ईरान ने पासा पलट दिया। ईरान का कहना है कि दूसरे दौर की बातचीत तब तक संभव नहीं जब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना नौसैनिक घेरा नहीं हटाता। ये वही इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बंधक बनाकर किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। अमेरिका का न्यूक्लियर एजेंडा और ईरान की होर्मुज वाली शर्त, यही वो पेच है जहां पूरी बातचीत आकर अटक गई। इस्लामाबाद में उस वक्त कूटनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान की सेना के साथ एक अहम बैठक भी की। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी, प्रवक्ता इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगदम भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना लिखित डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया। यानी ईरान अब अमेरिका से सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी शर्तें मनवा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अब तक चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने सामरिक हितों से समझौता करेगा और क्या ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान ने साबित कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब सम्मानजनक शर्तें होंगी। तो क्या ये बातचीत इसी तरह ठंडे बस्ते में रहेगी या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद की इस रहस्यमयी बैठक के नतीजों पर टिकी है। फिलहाल ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और अमेरिका लाचार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने अमेरिका को जो भी मांगे भिजवाई, उनके 3 चरण हैं। हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होना है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन आखिर वो 3 ऐसी मांगे कौन सी हैं जिस पर एक तरह से बातचीत अटकी हुई है? आइए आपको बताते हैं ईरान की वो तीनों मांगे और उसके अलग अलग चरण। पहला चरण समझिए। दरअसल ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध अमेरिका और इजराइल को रोकने होंगे और दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे, इसकी गारंटी अमेरिका को देनी होगी। इसके बाद में अगला दूसरा चरण क्या है? ईरान के इस प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण के पूरे होने के तुरंत बाद दूसरे चरण पर वार्ता होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उसके लिए पहला चरण अमेरिका को और इजराइल को मानना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर दूसरे चरण की पे चर्चा की बात कही गई। फिर बारी आती है तीसरे चरण की। पहले दोनों चरण जब पूरे हो जाएंगे तब ही तीसरे चरण पर बातचीत पूरी होगी, बातचीत शुरू की जाएगी और तीसरे चरण में ईरान के अनुसार परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी, ईरान ये कहता है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वो इन तमाम शर्तों को मानने को तैयार ही नहीं।
वो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लियर कट ये मैसेज है कि पहले हॉर्मुज पर बात होगी, पहले परमाणु संयंत्रों पर बातचीत होगी, उसके बाद में हमलों की गारंटी दी जाएगी। आप जानते हैं कि अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कर रखी है और इस नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो नाकेबंदी है अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है? अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका को इस नाकेबंदी से फायदा आखिर हो क्या रहा है। दरअसल आर्थिक दबाव लगातार पड़ रहा है नाकेबंदी से अमेरिका को फायदे के अनुसार। नाकेबंदी का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। ईरान का जो तेल निर्यात है और जो बंदरगाह हैं उन्हें अमेरिका का ब्लॉक करना अमेरिका को राहत देता है, ईरान पर समझौते के लिए भारी दबाव बनाने जैसा है। अब दूसरी तरफ आर्थिक दबाव ही नहीं बल्कि हॉर्मुज पर नियंत्रण भी पाना चाहता है अमेरिका। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों पर यूएस की सैन्य और रणनीतिक पकड़ हो, यह अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश है। वहीं मध्यस्थता की शक्ति, समझौते के दौरान अमेरिका अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू ऊर्जा और उद्योगों को तो फायदा होगा ही। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिकी तेल कंपनियों को फायदा होता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ी हुई कीमतें मिलने से उससे और भी ज्यादा फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। वहीं इसके अलावा अमेरिका जिस चीज का भूखा है, क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्रीय पावर, वो उसे मिल जाएगा। ईरान की नौसैनिक और आर्थिक शक्ति को सीमित करना इजराइल और खाड़ी में मौजूद सहयोगियों पर भरोसा कायम रखने जैसा है। तो नाकेबंदी से अमेरिका को यह फायदा हो रहा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा ठोकता रहता है और उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों से टोल वसूलना भी शुरू कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान किस आधार पर ऐसे दावे कर रहा है। हॉर्मुज के उत्तर में दरअसल दावा किया जाता है, हॉर्मुज के उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई, और हॉर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर है। सक्रिय जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। वहीं हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर की है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर तो समंदर की दूरी भी मात्र 24 समुद्री मील से भी कम है। वहीं 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू हो जाता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में जो रेखा खींची गई वो मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के तौर पर है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। जो मीडियन लाइन है उस मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल एक तरह से ईरान ही करता रहा है। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आता है, ये दावे किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की, इस समय की अगली बड़ी खबर। आईडीएफ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में किया है बड़ा हमला। जी हां, आईडीएफ ने एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह के 5 आतंकियों की मौत की खबर बताई जा रही है। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से भले ही यहाँ पर सीजफायर का जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह पर बड़े हमले कर रहा है। वज्रपात की तरह अभी भी लेबनान के कई इलाकों में लगातार हमले जारी हैं। अब आईडीएफ के तरफ से हमले हुए हिजबुल्लाह के 5 आतंकियों की, 5 लड़ाकों की मौत की खबर इस दौरान सामने आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। दक्षिणी लेबनान को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी। 15 गांव को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी गई है। घरों को खाली कर 1 किलोमीटर दूर जाने के निर्देश दिए गए हैं। मारूफ समेत 15 गांवों को खाली करने का आदेश क्लियर कर दिया गया है। समझिए किस रूप में बड़ी चेतावनी है। घरों को खाली करना होगा, 1 किलोमीटर दूर जाने के निर्देश आम जनता को दिए गए हैं। मारूफ समेत 15 गांवों को, ये सीधी चेतावनी है। तो क्या आईडीएफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है अपने इस दक्षिणी लेबनान के हिस्से में? दक्षिणी लेबनान का जो हिस्सा है वो इजराइल की बॉर्डर को कनेक्ट करता है और इसी को एक तरह से बफर जोन तैयार करना चाहता है इजराइल। और आईडीएफ लगातार यहां पर हमले कर यहां की जनता को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश में है और वही उसी तरह की चेतावनी को एक तरह से इसके माध्यम से देखा जा रहा है। जंग के मैदान से एक ऐसी खबर सामने आई जो किसी भी फौजी के रोंगटे खड़े करते।
दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों में इजरायली सेना के साथ जो हुआ उसे युद्ध नहीं धोखा कहा जाएगा। एक टैंक फंसा, रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची और तभी हिजबुल्लाह ने आसमान से मौत बरसा दी। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान ड्रोन अटैक हुए और ये कायरता है या फिर हिजबुल्लाह की नई टेरर टैक्टिक्स। इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था और नीचे धमाकों से जमीन कांप रही थी। एक सैनिक शहीद, कई लोग घायल हुए और लेबनान की धरती पर आखिर चल क्या रहा है, बड़ा सवाल ये है। نابود کرد نابود کرد این برای خود दक्षिण लेबनान का तैबेह इलाका, इजरायली सेना की 77वीं बटालियन अपना काम कर रही थी। तभी अचानक एक टैंक तकनीकी खराबी के चलते बीच सड़क पर जाम हो गया। टैंक को ठीक करने के लिए सैनिक बाहर निकले। उन्हें पता नहीं था कि झाड़ियों में छिपी मौत उन्हें देख रही है। हिजबुल्लाह ने इसी पल का इंतजार किया था। जैसे ही सैनिक टैंक के पास पहुंचे, आसमान से एक FPV ड्रोन बिजली की गति से आया और सीधे सैनिकों के झुंड के बीच फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि चीख पुकार मच गई। ये कोई संयोग नहीं था, ये घात लगाकर किया गया एक खौफनाक हमला था। हमला हुआ तो इजरायली वायुसेना ने तत्काल अपने जाबाजों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जख्मी सैनिकों को ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। रेस्क्यू के दौरान फिर एक ड्रोन दागा गया। इजरायली सैनिकों ने एक ड्रोन को तो हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन दूसरा सीधे हेलीकॉप्टर और सैनिकों के करीब जाकर फटा। सोचिए उस वक्त सैनिकों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऊपर आसमान में मौत, नीचे चारों तरफ बारूद। इस डबल टैप हमले में एक सैनिक ने शहादत दी, जबकि एक अधिकारी समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। लेबनान के आसमान में आज फिर खून की बारिश हुई। सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पास इतने सटीक मारक क्षमता आई कहां से? जानकार बताते हैं कि हिजबुल्लाह अब ऐसे FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो आम ड्रोन से बिल्कुल अलग हैं। ये ड्रोन्स फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं, यानी इन्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमर रोक नहीं सकता।
रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता, जैमिंग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सीधे ऑपरेटर के कंट्रोल में होते हैं, जो इन्हें एक सुई की नोक की तरह दुश्मन के दिल में उतार देता है। हिजबुल्लाह की ये हाईटेक बमबारी अब इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। ये तकनीक न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जंग के नियमों को भी बदल रही है। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की बातें हो रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब बताया। लेकिन क्या ये जवाब है या फिर जंग को और लंबा खींचने की एक कोशिश है? तैबे के उस मोड़ पर जो हुआ वो इस युद्ध की क्रूरता का नया अध्याय है। रेस्क्यू करने आए हेलीकॉप्टर पर हमला ये बताता है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं, न फौजी, न डॉक्टर, न रेस्क्यू करने वाला। हिजबुल्लाह की ये टेक्नोलॉजी अब इजराइल के लिए एक ऐसी पहेली बन गई जिसे सुलझाना बहुत भारी पड़ रहा है। क्या इस हमले के बाद इजराइल अपने ऑपरेशन का दायरा और बढ़ाएगा? क्या हिजबुल्लाह को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर जारी है। हालांकि इसके बावजूद हिजबुल्लाह और इजराइल के एक दूसरे पर हमले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर का प्लान आखिर है क्या, और अगर सीज फायर का प्लान है तो फिर आखिर इन हमलों का औचित्य क्या रह जाता है। इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। हमला होने या फिर खतरा दिखने पर इजराइल दरअसल जवाब दे सकता है। वहीं लेबनान में नागरिक या फिर सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमला नहीं करेगा, ये सीज फायर का प्लान है। देश में उग्रवादी संगठनों को लेबनान सरकार रोकेगी। वहीं हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी खुद लेबनान पर है, और जरूरत अगर पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेबनान ले सकता है। वहीं लेबनान की सेना और सुरक्षा एजेंसीज संप्रभुता की रक्षा करेंगी। वहीं बातचीत सफल होने पर आगे युद्ध विराम को बढ़ाया जा सकता है। ये एक तरह से सीज फायर का प्लान है। अब आइए आपको एक मैप में दिखाती हूं, और उस मैप के जरिए आप समझेंगे कि आखिर ये इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान क्या नजर आता है। पहले इस मैप को जरा देखिए। ये दरअसल ये पूरा मैप है लेबनान का, और अगर मैं पहले आपको इस पूरे मैप को दिखाऊं तो यहाँ पर वादी सलूकी, लेबनान, खैम, किरियत शिमोना, इजराइल आपको नजर आ रहा है, लितानी नदी और टायर यहाँ पर है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है दरअसल वो है लेबनान। इधर आपको इजराइल नजर आ रहा है, ये उत्तर में है लेबनान, और साथ ही में एक और गोलान हाइट्स है, और इजराइल के दक्षिणी हिस्से के करीब एक तरह से गाजा नजर आता है, और ये है वो पूरा का पूरा हिस्सा। माना जा रहा है कि इजराइल की जो रणनीति है ना, वो लेबनान में एक बफर जोन को क्रिएट करने की है। ये जो आपको लाल पूरा हिस्सा दिख रहा है दरअसल ये, यानी कि इजराइल बॉर्डर से लगा हुआ जो लेबनान का इलाका है उस पर कब्जा करके उसे बफर जोन में तब्दील करना चाहता है इजराइल, ताकि इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है वो सुरक्षित हो सके। अब इजराइल जो प्लानिंग कर रहा है उसके अनुसार इसका मुख्य मकसद है हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर ढकेल देना। लितानी नदी आपको इधर की तरफ नजर आ रही है, और ये है हिस्सा। अब अगर इधर की तरफ अगर धकेल देता है हिजबुल्लाह को इजराइल, तो उसकी पूरी बॉर्डर एरिया कंप्लीटली सेफ हो जाएंगी। लितानी नदी की तरफ उसे धकेलना, योजना यह है कि सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक ये जोन बनाया जा सके, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है वो आगे तक बढ़ता चला जाए। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो एक तरह से बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए, इजराइल के बॉर्डर से काफी दूर तक चले जाएं, ताकि उत्तरी इजराइल का जो हिस्सा है वहां के लोगों को रहने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये है लेबनान का हिस्सा,
और ये जो आपको लाल हिस्सा नजर आता है, दरअसल ये है रणनीतिक बफर जोन, इजराइल का प्रपोज्ड बफर जोन। कई बार तो ग्रेटर इजराइल को भी एक तरह से इसी ख्वाब के तौर पर देखा जाता है। दुनिया के कई जगहों पर जंग की आग धधक रही है। यूक्रेन की जमीन रूस के बारूद से दहल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है। वहीं पूर्वी एशिया में कभी भी जंग की आग सुलग सकती है। चीन कभी भी ताइवान के खिलाफ कदम बढ़ा सकता है। फिलहाल दुनिया में माहौल चीन के पक्ष में दिख रहा है। कैसे? अमेरिका खुद भी ईरान के साथ में जंग में उलझा है, लिहाजा चीन के लिए खुला आसमान मिल चुका है। चीन तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो न केवल अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, नए नए हथियारों पर रिसर्च कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों में दहशत फैलाने, उनकी सीमा में घुसपैठ और उन पर कब्जे की कोशिश तक शामिल है। चीन की दादागिरी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है ताइवान, पूर्वी एशिया का छोटा सा देश जो अभी तक अमेरिका के सुरक्षा कवच में खुद को महफूज समझ रहा है, जो अपनी चिप टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरी दुनिया में धाक जमा चुका है। ताइवान हमेशा से ही चीन की अधीनता का विरोध करता रहा है, लेकिन ताइवान का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका खुद ही जंग में उलझा है। दुनिया पर आई आपदा में चीन के हाथ अवसर लग गया है। चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज करते हुए अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए हैं, जिसे उसके 2027 के डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन विमानों में से ज्यादातर ने मेशियन लाइन को पार कर घुसपैठ की, जिससे इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपने डार्क प्लान को साल 2027 तक पूरा करना चाहता है। वो ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट यानी सबसे जरूरी मुद्दा बताता है। माना जा रहा है कि अपने खतरनाक इरादे की वजह से चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए। इन 10 में से 9 विमानों ने ताइवान की मध्य रेखा को पार किया और उसके उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एयर डिफेंस एरिया में घुसपैठ की। खबरों के अनुसार इससे पहले भी चीन के 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 9 नेवल शिप्स ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीन के लिए ताइवान बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जा करके चीन दुनिया में अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहता है। इसके अलावा ताइवान की भौगोलिक परिस्थिति काफी अहम है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में एंट्री मिल सकती है। वो अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे अहम ठिकानों के लिए चुनौती बन सकता है। इसके अलावा वो दुनिया के अहम व्यापारिक रूट को भी प्रभावित कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करके चीन अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहता है, क्योंकि ताइवान पर कब्जे का मतलब है सुपर पावर अमेरिका को चुनौती, और फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के लिए चीन से जंग में खुद को बचाना ही मुश्किल हो सकता है। साफ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन के मेन लैंड के साथ जोड़ना चाहते हैं।
वर्तमान में चीन जिस तरह से रोजाना एयरक्राफ्ट और शिप्स भेजकर ताइवान के धैर्य को परख रहा है, वो किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि आखिर चीन के मंसूबे हैं क्या, और चीन आखिर क्यों ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। उसकी कई वजहें हैं, आइए आपको बताती हूँ। दरअसल दावा किया जाता है उसमें एक बहुत बड़ी वजह है सेमीकंडक्टर। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है जिसमें एडवांस चिप्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, और दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स का एक तरह से निर्माण यहीं पर होता है। कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स के लिए ये चिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कहा जाए कि एक बड़ी ताकत ताइवान के हाथ में है। ताइवान की जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर तबाही से चीन को भारी नुकसान होगा, ये भी बात कही जा रही है। चीन की मशीनें और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि दुनिया में धमक बनाना चाहता है चीन। ताइवान के जरिए दुनिया में चीन चाहता है कि उसका बोलबाला रहे, अपनी धाक जमाना चाहता है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ करती रही है चीन की सेना। यूएस का ताइवान को हमेशा से साथ मिला। अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए। ताइवान के पास में अमेरिका का हिमर रॉकेट सिस्टम भी है। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में यह सक्षम एक तरह से हिमरस माना जाता है। अमेरिका ने ताइवान को एटॉमिक्स भी दिया हुआ है, ATACMS मिसाइलें। चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है। ताइवान की सेना के पास में जेवलिन और होवित्जर भी है, और चीन की सेना को समंदर के तट पर ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो कि रोकने में सक्षम है। अब ताइवान के माध्यम से व्यापार का रास्ता मजबूत करना चाहता है चीन। चीन के लिए ताइवान की भौगोलिक स्थिति जो है वो काफी अहम है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में एंट्री मिल जाएगी, और अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार रूट दरअसल ताइवान एक तरह से मानता है, ताइवान स्ट्रेट से ही गुजरता है। आइए बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा है। किम जोंग उन अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा कर रखे हैं। इसमें न केवल पारंपरिक हथियार शामिल हैं, बल्कि वो अपने तरकश में परमाणु हथियार भी शामिल कर रखे हैं। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के ये हथियार जल्द ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिससे वो अमेरिका तक के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। उत्तर कोरिया और उसका सनकी तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया को दहशत में डाल रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के हथियारों के जखीरे में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है जो सुपर पावर अमेरिका के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया का परमाणु जखीरा अब इस लेवल तक पहुंच रहा है जहां से वो अमेरिका के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को भी नाकाम साबित कर सकता है। यानी वो अमेरिका के करीब 65 अरब
डॉलर के ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस यानी GMD को भी डुबो सकता है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार उत्तर कोरिया ने वांगसोंग 15, वांगसोंग 17, वांगसोंग 18 और वांगसोंग 19 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित कर ली। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास फिलहाल करीब 50 परमाणु वॉरहेड है और उसकी सालाना क्षमता करीब 20 नए वॉरहेड बनाने की है। यानी इस रफ्तार से उसके परमाणु हथियारों की संख्या साल 2035 तक 290 तक पहुंच सकती है। कह सकते हैं कि अगर उत्तर कोरिया का जखीरा इसी तेजी से बढ़ता रहा तो वो इजराइल, पाकिस्तान और ब्रिटेन के हथियार भंडार को भी पार कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया की छोटी दूरी की मिसाइलें एशिया में अमेरिकी सहयोगियों और गुआम में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का मादा रखती हैं। खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु नीतियों में बड़े बदलाव किए, जिनमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल सबसे बड़ा और अहम बदलाव है। उत्तर कोरिया की वांगसोंग 18 और वांगसोंग 19 जैसी मिसाइलें ठोस ईंधन से चलती हैं। यानी इन्हें न केवल लंबे समय तक छिपा कर रखा जा सकता है, बल्कि लॉन्चिंग के लिए तैयार होने में भी काफी कम समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिकी उपग्रहों के लिए भी इन्हें लॉन्चिंग से पहले पकड़ना बेहद मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अब छोटे परमाणु हथियारों पर जोर दे रहा है, जो किसी बड़े शहर को नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं, बल्कि जंग के मैदान में दुश्मन की सेना को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। रूस के साथ उत्तर कोरिया की बड़ी ताकत बन सकती है। दोनों देशों की साझेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के जवानों का रूस की ओर से हिस्सा लेना रहा है। खुद किम जोंग उन ने माना कि उत्तर कोरिया के कई जवान रूस की ओर से जंग करते हुए मारे गए। बात करें परमाणु हथियारों की, तो रूस उत्तर कोरिया को तकनीक उपलब्ध कराता है। पश्चिम मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के पास अब इतनी मिसाइलें हैं कि वो अमेरिका की मिसाइल शील्ड को ओवरलोड कर सकती है। यानी अगर वो एक साथ 10 मिसाइलें छोड़ता है तो शायद अमेरिका 8 को इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन बाकी की मिसाइलें अहम शहरों में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त होंगी। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया की ताकत अमेरिका को डराने के लिए साफ तौर से नजर आती है, तो दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश तो पहले ही दहशत में आ जाएंगे। सवाल ये है कि क्या उत्तर कोरिया का परमाणु हथियारों का विस्तार केवल किम जोंग उन और उनकी सनक की उपज है, या एक सोची समझी साजिश, क्योंकि किम पहले ही कह चुके हैं कि परमाणु हथियार ही उनकी शासन की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। तो क्या उत्तर कोरिया एक बार फिर दुनिया की परेशानी बढ़ा सकता है? और आइए बात कर लेते हैं यूक्रेन की, जहां पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया है जो अपने देश की ड्रोन पावर के बारे में उसमें वो बता रहे हैं। Майбутнє вже на полі бою, і його творить Україна. Це наші наземні роботизовані комплекси. Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами НРК та дронами.
Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат з нашого боку. Ратель, Терміт, Ардал, Рись, Змій, Протектор, Воля і інші наші НРК. Лише за 3 місяці виконали на фронті вже більше 22 тисяч місій. Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя. У найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप इंडिया डेली 24/7 देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।